हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान से जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वहाँ जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको निकाला जाए और उनको सेफली इंडिया में शिफ्ट किया जाए। इसी प्रोसीजर में 80 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया और उनको दुशांबे शिफ्ट किया गया और उसके बाद में उनको हो सकता है आज दिल्ली लाया जाए। तो ये जो लोकेशंस है ना, ये जियोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं वो मैप बेस्ड प्रीलिम्स के हिसाब से, अगर आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अफगानिस्तान का जो मैप है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है। ओके, सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ पर कौन कौन से जो सिटी हैं जो न्यूज़ में बने रहे उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे जारांज है, मजार ए शरीफ है, कोंडूज है, बामियान है, गजनी है, काबुल है, ये सारी चीज़ें, हेरात है, फरा है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट, ये देखो कंधार, गजनी, काबुल, ये सब कुछ एक सीध में है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट नाम है ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओके, जारान जो है वो बिल्कुल ईरान के साथ में बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड है। ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी की सारी लोकेशन, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ट्रेंड बदल करके सिटी का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पर ये दुशांबे है। दुशांबे और काबुल को जब आप एक लाइन के थ्रू मिलाने की कोशिश करते हो तो दोनों एक ही लाइन में सिचुएटेड हैं। इस तरीके से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, कोई टर्म न्यूज़ में है, कोई इस प्लेस जो है वो न्यूज़ में है, तो उसके आसपास के एरिया को कनेक्ट करके भी यूपीएससी क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी मैप को रीड करो, उस मैप के साथ में, मान लो आप काबुल को स्टडी कर रहे हो, काबुल की लोकेशन देख रहे हो, तो ना सिर्फ काबुल की लोकेशन बल्कि काबुल के आसपास के एरिया में कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल कहाँ सिचुएटेड है, उनके साथ में काबुल की क्या लोकेशन है, ये सब कुछ इस तरीके से आपको हर मैप को रीड करना है। इससे क्या होता है कि प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैप बेस्ड होते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब दुशांबे शिफ्ट किया गया है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि दुशांबे किस कंट्री की कैपिटल है और यहाँ से अफगानिस्तान से कौन कौन से कंट्री जो हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट न्यूज है केरला से। केरला में ओणम जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो ओणम फेस्टिवल है उसके बारे में आपको पता होगा कि 10 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है और इसका फर्स्ट और 10th जो डे होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान जो भी वर्शिप की जाती है वो हाउसेज में की जाती है, मतलब हर पर्सन जो है अपने हाउस में पूजा करता है, मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। इसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा डोनेट किया करता था, ठीक है, उसी को याद करके ये सेलिब्रेशन किया जाता है। जो ओणम फेस्टिवल है वो हमने जब हम छोटे थे तो हमारी हिंदी की जो बुक हुआ करती थी उसमें ये हिस्ट्री हमने खूब पढ़ी है, ये कहानी स्टोरी खूब पढ़ी है। तो अगर आप कोई रिलेट कर पा रहे हो ओणम की जो भी हिस्ट्री है, जो भी स्टोरी है, अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, एक सेकेंड। कल्याण सिंह जो यूपी के फॉर्मर सीएम हैं उनकी डेथ हो गई है 89 एज में, क्योंकि उनको काफ़ी देखो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे और उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर देखो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में ड्रग्स को लेकर के काफ़ी इलीगल ड्रग्स का ट्रेड देखने को मिल रहा है। पंजाब वाले रीजन में बीएसएफ ने ये रिकवर किए हैं ये ड्रग्स। देखो बहुत सारी ये चीज़ें भी बोली जा रही हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया है तो हो सकता है कि इंडिया में जो इलिसिट ड्रग ट्रेड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। इसी को लेकर के जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो हमारी बॉर्डर को सिक्योर करती हैं उनको और ज़्यादा अवेयरनेस रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, एक नया रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च में सामने आया है कि ह्यूमन स्वेट जो है, मतलब हमारा जो पसीना है, उससे एक बैटरी को पावर मिलेगी और वो बैटरी वर्क करेगी। एक नया रिसर्च हुआ है, हालांकि जब रियल लाइफ में इसका यूज होगा तो देखना होगा कि कितनी इसकी जो एफिकेसी है वो सामने आती है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बैटरी है वो कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स को कंटेन नहीं करेगी। इसकी वजह से जो एमिशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। और प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडिया के लिए, ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड लेवल के लिए काफ़ी मेजर इशू बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो मादुर एक तरीके की मैट होती है और इस मैट को बनाने वालों को कुछ खूब ज़्यादा प्रशंसा, एडमिरेशन मिली है। गोरी रानी जना एंड गोरी बाला दास ये एक्सपर्ट वीवर्स हैं वेस्ट बंगाल से और इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2 वीमेन वेस्ट बंगाल का जो पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से उनको नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ दियर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट। ये जो मैट होती है ना वो एक तरीके से वेस्ट बंगाल वाले एरिया में घरों की एक शान होती है, ग्रेस होती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और जिस तरीके से महिलाओं ने हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने की कोशिश की है, इसी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड की अगर आप बात करो, ये जो देखो मादुर काथी वॉज अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन अप्रैल 2018। ये जो मादुर काठी मतलब ये जो मैट है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मादुर काठी इज ए राइजोम बेस्ड प्लांट फाउंड अबंडेंटली इन द एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ पूर्वा एंड पश्चिम मेदिनीपुर। ओके, तो ये देखो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है जिनको वीमेन सेव करने की कोशिश कर रही है अपने स्किल्स के थ्रू, तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट उनको प्रेज करती है तो जो भी हमारा क्राफ्ट्स है, जो भी हमारा हैंडी क्राफ्ट है, उनको हालांकि ग्लोबल लेवल पर काफ़ी इनको सिक्योर किया जाता है, काफ़ी उनकी प्रेज की जाती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी वीमेन को एक पार्टिसिपेट करने की कोशिश करवाती है हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के दौरान। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो जाइडस कैडिलिया, ये नई वैक्सीन जाइकोव डी, ये बोला जा रहा है कि 12 साल और उससे ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं उन सबको 3 डोज के थ्रू ये वैक्सीन दी जाएगी। तो बोला जा रहा है कि सितंबर के एंड तक इस वैक्सीन की सप्लाई की आशा की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, जो श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री, वहाँ पर एलिफेंट्स को बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स दिए जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर एक न्यू लॉ पास हुआ है कि जो भी जिनकी भी ये जॉब है कि वो हाथी को, एलिफेंट को ड्रिंकिंग के लिए लेकर के जाते हैं, अब उनके लिए ये नेसेसरी कर दिया कि 2 से 2.5 आवर्स तक, मतलब 2.5 घंटे तक ये जो भी हाथी है उनको नहलाना, उनको बाथिंग का जो प्रोसीजर है वो करवाने की आवश्यकता है और ये इनकी ड्यूटी में शामिल कर दिया गया है। देखो वहाँ पर बहुत सारे लोग, श्रीलंका में बहुत सारे लोग अपनी शान के लिए हाथी को अपने घरों में भी पालते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देखा जा रहा था कि कुछ समय से जो भी इस तरीके के एनिमल्स हैं उनके खिलाफ में एट्रोसिटी, जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बोला गया है इस लॉ में कि अगर आप ऐसा रखते हो, अपने घर में पालते हो उनको, तो उनके साथ में जो भी बेसिक उनके फाउंडेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ पूरा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज साइंस वेद से है। यहाँ पर ग्रीनलैंड के बारे में इशू बताया गया है कि ग्रीनलैंड में 1950 के बाद में, बहुत लंबे समय के बाद में वहाँ पर बहुत दिनों तक, मतलब 14 अगस्त से 16 अगस्त तक वहाँ पर भारी बारिश हुई है। अब बारिश होने की वजह से क्या होता है कि देखो जो वाटर होता है, वाटर जो है जो स्नो की तुलना में थोड़ा गर्म भी होता है और थोड़ा डार्कर भी होता है। अब जब डार्कर होगा तो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जब इस एरिया में सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो जो यहाँ पर आइस है वो जल्दी पिघलेगी और जल्दी पिघलने की वजह से जो सीज का जो लेवल है वो जल्दी इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो भी हमारी पॉइंट्स हैं उनको खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल अलग तरीके के जो इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं कि अचानक से एकदम गर्मी, अचानक से एकदम बारिश है तो बहुत ही हैवीली बारिश है। इसके अलावा फ्लड्स आ रही हैं, फायर्स आ रही हैं, वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही, हीट वेव्स के ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ये हमें अलार्म कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उन्हें हमें रोकने की आवश्यकता है, काउंटर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इसी तरीके से एमिशन होता रहा तो आने वाले समय में जो भी आइस एरियाज़ हैं वो मेल्ट होकर के सी लेवल को इतना इंक्रीज कर देंगे कि हमारे जो कोस्टल
सिटीज़ हैं वो सब कुछ सबमर्ज हो जाएंगी और उसकी वजह से वहाँ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सब सबमर्ज हो जाएंगे। वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है वो अदर एरियाज़ में क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी रहने के लिए। नेक्स्ट न्यूज FAQ, संडे को कुछ पॉइंट्स आते हैं कि पूरे वीक में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो न्यूज़ में रहे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पावर प्ले को लेकर के। देखो, जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया उन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। इसके अनुसार सेंटर और स्टेट दोनों इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में होता है उसमें उसका जो मेजर कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और स्टेट गवर्नमेंट की लगभग जो PSUs हैं जिनको डिस्कॉम्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है। अब मेजर प्रॉब्लम ये है कि कुछ समय से, बहुत लंबे समय से ये जो डिस्कॉम है वो एक तरीके से घाटे में जा रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसको फिल किया जा सके। लेकिन हमेशा से जो स्टेट है उनका एक ही रोना रहता है कि प्राइवेटाइजेशन मत करो, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ना तो वो अपने हिसाब से, अपने पॉइंट के हिसाब से उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और ना ही सेंटर को करने देते हैं। जो स्टेट है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके फेडरलिज्म के तहत में जो उनको पावर्स दी गई हैं उनको छीना जा रहा है सेंटर के द्वारा। देखो, बहुत बार जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की है कि डिस्कॉम को कुछ हेल्प की जाए, कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा उनको दिया जाए ताकि उनकी जो कंडीशंस हैं वो सुधर सके, उनके हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सके। लेकिन जो उनका नुकसान है ना वो काफ़ी इतने ज़्यादा लेवल का है कि उसको आप फिल ही नहीं कर सकते जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं लेकर के आओगे। तो यही मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि अदर एरियाज़ जैसे कमर्शियल एरियाज़ के लिए, कमर्शियल के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लिया जाए और उस मनी को यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर एरियाज़ में, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी जो इफ़ेक्ट है वो कम पड़े। ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अब देखना होगा कि जो स्टेट है वो इतना इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मेजरली जो स्टेट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है ऑयल बॉन्ड्स को लेकर के। ऑयल बॉन्ड्स ये है कि यूपीए गवर्नमेंट की जब सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, उस समय यूपीए गवर्नमेंट ये चाहती थी, उन्होंने कोशिश की कि ऑयल, हम जितने ऑयल, जो भी हमारी ऑयल कंपनीज हैं उनको जितने रुपए में पैसा, जितने पैसे में ऑयल गिर रहा है, सरकार चाहती थी कि उससे कम में जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ऑयल प्रोवाइड करवाया जाए। अब जो ऑयल कंपनीज हैं उनको नुकसान होता था तो सरकार उनको एक तरीके के सिक्योरिटीज़ देती थी। मतलब सरकार उनको बोलती थी, एक तरीके से एक पेपर उनको जारी किया जाता था कि ये पेपर है और इसमें जो भी आपका पैसा है और उसके ऊपर इतने साल का, मतलब ये बॉन्ड जारी किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको सिक्योरिटीज़ बॉन्ड आप बोल सकते हो, कि एक लंबे समय के बाद में ये जो बॉन्ड है वो जब आप मैच्योर होंगे तो उस समय आपको पैसा भी दिया जाएगा और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग करके जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको पे किया जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो फ्यूल प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो एनडीए गवर्नमेंट है वो आरोप लगा रही है कि यूपीए के सरकार में जो भी सिक्योरिटीज़ बॉन्ड दिए गए वो इस टाइम मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स होते थे वो ऐसा नहीं कि 1-2 साल में मैच्योर, उनकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी, 10 to 15 to 20 ईयर्स। तो एनडीए गवर्नमेंट ने बोला है कि उस समय जो बॉन्ड्स दिए गए वो इस टाइम मैच्योर हो रहे हैं, हमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारा पैसा उनमें दिया जा रहा है, उन बॉन्ड्स को, उन ऑयल कंपनीज को। इसी की वजह से इंडिया जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करने की कोशिश नहीं कर पा रही है और इसी की वजह से जो फ्यूल प्राइसेस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये तो आरोप लगाया जा रहा है एनडीए के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, बजट में देखें, इकोनॉमिक सर्वे में देखें, तो इंडिया को जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑयल प्रोडक्ट से, उससे तो बहुत कम इन ऑयल बॉन्ड्स में पैसा दिया गया है। तो इस आधार पे ये आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ऑयल बॉन्ड्स के आधार पर जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देखो अभी कोविड की mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई गई और उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अब HIV की वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल्स इसके लिए चलेंगे। मॉडर्ना जो है वो इसके लिए ट्रायल करेगी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस है उसके लिए भी वैक्सीन इसी तरीके से तैयार की जाएगी। ओके,
देखो mRNA 1644 ये जो है वो कोशिश करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स है उसको स्टिमुलेट करे। ये जो बी सेल्स है वो वाइट ब्लड सेल की एक क्लास है और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं जो भी बैक्टीरिया वायरस जो हैं उनके साथ बाइंड हो सकती हैं। और इसका लार्जर पर्पज़ यही है कि बी सेल्स को जनरेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बने और इस तरीके का वायरस अगर बॉडी को इफेक्ट करता है तो उसको वहीं पर रोका जा सके। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि HIV जो है वो सबसे मेजर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, ज़्यादातर केसेज वहीं हैं, लेकिन इनको प्रिजर्व करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो वैक्सीन है उनको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक मेजर इशू सामने आएगा। नेक्स्ट न्यूज है, देखो पूरे वीक में एक पंजसीर ये अदर हक्कानी नेटवर्क, यहाँ पर ये जो तालिबान के हेड हैं ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पंजसीर एक वैली है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का मैप देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल नर्दन वाला पार्ट, यहाँ पर ये पंजसीर वैली है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 1996 में जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में रूल करने के लिए, उस समय भी जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे और उनके जो असिस्टेंट थे वो इस एरिया में शिफ्ट हो गए और यहीं से उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से तालिबान को ख़त्म किया जाए। और प्रेजेंट टाइम में भी सेम इंसिडेंट इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। ये जो पंजसीर वैली है यहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि 1996 में, यहाँ देखिए, देखो 1996 में जो इस एरिया में पंजसीर वाले एरिया में गए थे, उसी समय एक यहाँ पर अहमद मसूद थे और उन अब अहमद मसूद का बेटा है 32 ईयर ओल्ड अहमद शाह मसूद, अब इस समय वो इनको लीड कर रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम ये कोशिश की जा रही है कि इसी एरिया में रह करके तालिबान को काउंटर किया जा सके। अभी ये एरिया ऐसा क्या है, देखो यहाँ पर हिंदुकुश जो माउंटेन है, अभी हमने जब अफगानिस्तान का मैप देखा तो ये हिंदुकुश माउंटेन है। अब हिंदुकुश माउंटेन होने की वजह से दोनों तरफ बहुत ही हाई लेवल की माउंटेन और उसके बीच में है रिवर। इसकी वजह से ये जो एरिया है वो नॉर्मली जो इन्वेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है इस तरीके से जो तालिबान है उसको काउंटर करने के लिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।